हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू साइंटिफ्यूज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आर प्रिपेयरिंग वेल। तो आइए आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को ब्रश अप करवाना चाहती हूँ, ताकि हमारी आगे की क्लासेस में आपको सब चीजें स्मूथली समझ में आए। हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से और उसको लेके जाएंगे एकदम एडवांस लेवल तक। तो उसके लिए हमें एक स्मूथ प्लेटफॉर्म तैयार करना है पहले, तो जिसमें मैं आपको पूरा ब्रश अप करवाऊंगी कि हमारे बेसिक्स जो हमने पढ़ रखे उनको पहले हम अच्छे से ब्रश अप करेंगे। तो हम सभी ने क्लास 10 में एक चैप्टर पढ़ रखा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। देखे थे हम लोग कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक किया था। तो आइए पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताती हूँ। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अटेंशन जो मिलता है वो मिलता है कार्बन को। तो डेफिनेट सी बात है, कार्बन को पहले अच्छे से समझना होगा ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ कि कार्बन जो होता है उसका सिंबल होता है C। ये चीजें सबको पता है, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। कार्बन जो होता है वो एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनोजेंस, ठीक है। अब सिर्फ कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो कार्बन की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है, ऐसे क्या फीचर्स है कार्बन के अंदर कि इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है? तो अगर मैं बात करती हूं तो कार्बन का अर्थ क्रस्ट में कॉम्पोजिशन होता है 0.03%। अब जो कार्बन होता है वो दो फॉर्म्स में ऑकर हो सकता है। एक होता है, जब भी मैं ऑकरेंस की बात करती हूं तो कार्बन दो फॉर्म्स में ऑकर हो सकता है। एक होता है हमारा फ्री स्टेट और एक होता है हमारा कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में जब मैं बात करती हूं तो मेरे पास तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल। ये तीन चीजों को हम लोग फ्री स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में मैं ये बोलती हूं कि कार्बन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। कौन से वो फॉर्म्स होते हैं? कार्बन कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड कार्बन कैन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म। तो ये 3 स्टेट्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन अपने कंबाइंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब मैं फ्री स्टेट की बात करती हूँ तो डेफिनेटली फ्री स्टेट में हम क्या पढ़ते हैं हम लोग डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोल को, ठीक है। तो देखते हैं हम कि जब भी मैं कंबाइंड स्टेट की बात करती हूं, कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन में मैंने क्या बोला कि कार्बन बेसिकली 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। एक हो सकता है सॉलिड स्टेट, एक हो सकता है कार्बन इन द लिक्विड स्टेट और एक हमारे पास होता है कार्बन इन द गैसियस स्टेट। तो जब भी मैं सॉलिड स्टेट की बात करती हूं तो सॉलिड स्टेट में कार्बन 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट हमारा होता है, इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइम, मार्बल, चॉक, ठीक है। जिसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब जानते हैं हम, हमें सबको ये चीज पता है कि लाइम का फॉर्मूला, मार्बल का फॉर्मूला, इन सब का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट का मतलब क्या होता है? मैग्नेसाइट का मतलब होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेसाइट। थर्ड मैंने क्या बोला? इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डोलोमाइट। डोलोमाइट का मतलब क्या होता है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ MgCO3 एंड CaCO3। जब भी MgCO3 और CaCO3 साथ में एग्जिस्ट करते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं डोलोमाइट।
फिर हमारे पास है कैलेमाइन। कैलेमाइन का मतलब क्या होता है? कैलेमाइन का मतलब होता है जिंक कार्बोनेट। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कार्बन थ्री कंबाइंड स्टेट में कार्बन इट कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट में कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइम, मार्बल, chalk having a formula CaCO3। मैग्नेसाइट मतलब MgCO3, डोलोमाइट मतलब MgCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैलेमाइन मतलब जिंक कार्बोनेट। लिक्विड स्टेट की जब मैं बात करती हूं तो लिक्विड स्टेट में कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या आता है? हमें सबको पता है पेट्रोलियम के अंदर आता है पेट्रोल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, डीजल एंड ग्रीस। ये तीनों वो होते हैं जिसमें वी से दैट कार्बन इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। और ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब आते हैं पेट्रोलियम के अंदर। अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करती हूं तो गैसियस स्टेट में मैं देखती हूं कि कार्बन नॉर्मली एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। एयर कितना % कार्बन कंटेन करता है? कार्बन एयर में कौन से फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। तो CO2 का कॉम्पोजिशन क्या होता है एयर के अंदर? इट इज 0.03%। ठीक है, फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि गैसियस स्टेट में कार्बन कैन एग्जिस्ट इन नेचुरल गैस, ठीक है, मार्श गैस और पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस एंड कोल गैस। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स होते हैं हमारे गैसियस स्टेट के। समझ में आई बात? तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कंबाइंड स्टेट्स ऑफ कार्बन में हम 3 डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, आगे चलते हम देखेंगे कंबाइंड स्टेट्स की हमने बात कर ली कि इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट बेसिकली इन 3 फॉर्म्स। पता है हमें कौन से वो फॉर्म्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये तीनों मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं। जब भी हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हमारा आता है फ्री स्टेट ऑफ कार्बन। मैंने बिगिनिंग में क्या बताया था कि कार्बन 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट ऑफ कार्बन जो होता है इट इज गोइंग टू मेक एलोट्रोप्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि इनके पास क्या होता है? एलोट्रोप्स के पास होती है सेम फिजिकल स्टेट। एलोट्रोप्स का मतलब होता है दे विल हैव सेम फिजिकल स्टेट। इसका मतलब होता है जब भी कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अगर कार्बन डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोल। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं हमारे कार्बन के एलोट्रोप्स। ठीक है, अब देखो वन बाय वन हम चलेंगे, आराम से देखेंगे। मैंने क्या बोला कि जो फ्री स्टेट ऑफ कार्बन होता है वो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को फॉर्म करता है। बेसिकली कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। एक होता है डायमंड, एक होता है हमारा ग्रेफाइट और एक होता है फुलरीन्स। क्या होता है? फुलरीन्स। वापस से देखिए, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। अब देखो बेसिकली क्या होता है हमारे पास। डायमंड हमें सबको पता है इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग स्टेट। यू कैन से इट इज द नेचुरली ऑकरिंग जो होता है उसमें सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट क्या होता है? हमारा डायमंड। एलिमेंट बोलो, सॉलिड बोल दो ज्यादा प्रिसाइजली, कि जो डायमंड होता है इट इज द हार्डेस्ट ऑकरिंग सॉलिड। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डायमंड अगर हार्डेस्ट है तो डायमंड हार्डेस्ट क्यों है? तो डायमंड हार्डेस्ट है बिकॉज यहाँ पे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं। तो टाइटली पैक्ड रहने की वजह से क्या होता है? उनके पास एक कॉम्पैक्ट और रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ब्रेक द बॉन्ड्स।
तो अगर वो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि अगर बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज अनटिल अनलेस यू डू नॉट ब्रेक अ बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट नहीं हो सकते। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट नहीं होते तो कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे अंदर सवाल ये उठता है कि कंडक्टिविटी का क्या लेना देना है इन सबसे। तो डेफिनेटली लेना देना होता है। कैसे होता है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब फॉर्म होते हैं और जब हम वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो ये आयंस का माइग्रेशन होना स्टार्ट होता है और माइग्रेट होने की वजह से ये अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो जब हमारे पास आयंस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से भी माइग्रेशन तो किसी चीज का पॉसिबल है ही नहीं। तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो वी से दैट डायमंड इज अ पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता। मैंने क्या बोल दिया? मैंने ये बोल दिया कि डायमंड जो होता है इट इज पोर कंडक्टर। डायमंड इज पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूं कि इसकी इन सल्यूबिलिटी का, तो चाहे तुम डायमंड को वाटर में रखो, चाहे तुम डायमंड को कोई और सॉल्वेंट में रखो, डायमंड कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड। तो वो किसी फॉर्म में किसी भी चीज में सल्यूबल नहीं हो सकता है बिकॉज उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो वो कोई भी कभी भी सल्यूबल होगा ही नहीं। ठीक है, और जब हम ट्राई करते हैं कि वैसे तो इट इज हीट स्टेबल, लेकिन जब हम इसको हीट करने का ट्राई करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला कि डायमंड को मैंने हीट किया, डायमंड को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो निकलेगा ना बाहर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा इट विल बी CO2। इसका मतलब क्या होता है कि डायमंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं हम। ये हो गया हमारा डायमंड। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट नेचुरली ऑकरिंग कभी भी नहीं होता है। ग्रेफाइट को आर्टिफिशियली हम लोग प्रिपेयर करते हैं। किसके अंदर प्रिपेयर करते हैं? इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर। एक इलेक्ट्रिक फर्नेस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम क्या डाल देते हैं? हम लोग बेसिकली कोक लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सैंड, लिटिल सैंड, और हम लेते हैं फेरिक ऑक्साइड। वी टेक ऑल ऑफ दीज 3 things and heat it in an electric furnace। तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं तो हमारे पास ग्रेफाइट बन के आता है। ठीक है, अब जब हम लोग अपीयरेंस की बात करते हैं तो ग्रेफाइट कैसा कलर का होता है? इट इज डार्क ग्रे इन कलर। तो जब मैं ग्रेफाइट की बात कर रही हूं तो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हमारे पेंसिल की ये जो टिप होती है, इट इज डार्क ग्रेइश इन कलर। तो ये किससे बना हुआ है? ये ग्रेफाइट से। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रेफाइट का। तो ये डार्क ग्रे कलर का होता है एंड इट इज गोइंग टू हैव लिटिल बिट ऑफ मेटेलिक शाइन एज वेल। ठीक है, अगर तुम टच करते हो ग्रेफाइट को तो यू फील वेरी सॉफ्ट टू टच इट। तो इसको इट इज सॉफ्ट टू टच, करेक्ट। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की तो तुमको पता है ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली इसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो यहां पे मैं एक बोल सकती हूँ एक चीज कि यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, इन बिटवीन द पार्टिकल्स, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू ब्रेक द बॉन्ड। तो बॉन्ड जो होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है और हमारे पास जनरेट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जनरेट हो जाते हैं हमारे पास तो क्या होता है? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक डिफरेंस अप्लाई करते हैं these ions starts migrating towards the opposite poles। और जैसे ही ये आयंस ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है। तभी हम बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैं अगर सल्यूबिलिटी की बात करूं तो ग्रेफाइट भी जो होता है वो भी इनसल्यूबल होता है। चाहे तुम उसको वाटर में रखो चाहे किसी चीज में रखो, इनसल्यूबल इन ऑल
इन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स, इन ऑल ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स। ठीक है, एक चीज और है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो दे आर गोइंग टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर वही चीज है, अगर मैंने ग्रेफाइट लिया और उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो आई एम गोइंग टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ये होता है कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर चलते फ्लोरीन्स पे। फ्लोरीन्स बेसिकली बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं कार्बन के, जिसके अंदर कार्बन का नंबर रेंज कर सकता है 30 टू 960 एटम्स। तो सोचो 30 एटम्स ऑफ कार्बन से लेके 960 एटम, तो कितने बड़े रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, इसको भी जब हम लोग फ्लोरीन्स को भी जब भी हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने का ट्राई करते हैं तो सेम वही चीज होता है कि इट इज गोइंग टू रिलीज CO2। इसका मतलब होता है फ्लोरीन्स के अंदर भी कार्बन बहुत अच्छे लेवल में प्रेजेंट होता है। समझ में आए? बेसिकली यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ 30 टू 960 एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के। तो मैंने दो चीजें पढ़ा दी, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट में मैंने क्या बोला, कार्बन के जितने भी एलोट्रोप्स है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, वो सारे किसके अंदर आते हैं, फ्री स्टेट के अंदर। थ्री फॉर्म्स पढ़ा दिए, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स। कंबाइंड स्टेट में मैंने पढ़ा दिया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। ये तीन चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में मैंने अच्छे से बता दिया था कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी और गैशियस में भी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसका मतलब है कि यहां पे हम कार्बन के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि वी से वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, सबसे पहली चीज है हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करते हैं तो व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कुछ कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है कि ये दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्शन कर सके एंड दे कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कार्बन के पास भी टेंडेंसी है कि इट कैन कंबाइन विद वेरियस एलिमेंट्स, एटम्स एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स एंड फॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स। इसका मतलब होता है कि कार्बन का नेचर कैसा है, कार्बन बहुत वर्सेटाइल नेचर का है। तो वर्सेटाइल का मतलब मैंने बताया, क्या बताया मैंने, वर्सेटाइल का मतलब कि टेंडेंसी ऑफ यू कैन से एलिमेंट, एटम, ठीक है, एलिमेंट या एटम टू कंबाइन विथ अदर एटम्स, टू कंबाइन विथ अदर केमिकल्स, लिख देती हूं, विथ अदर केमिकल्स टू फॉर्म वेरियस प्रोडक्ट्स, वेरियस कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स, जो भी हम बोलते हैं। अब देखो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर की जब भी मैं बात करती हूं तो बेसिकली कार्बन के पास दो बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टीज होती है। व्हाट आर दोस टू प्रॉपर्टीज? एक होता है कैटिनेशन और एक होता है टेट्रावैलेंसी। ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बोला, दो प्रॉपर्टीज की जिसकी मैं बात करती हूँ वो होता है कैटिनेशन और एक होता है हमारे पास टेट्रावैलेंसी। ध्यान से सुनना। आप कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन के पास दूसरे एटम्स से लिंक करने की प्रॉपर्टी होती है, मतलब इट इज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। तो जब भी कार्बन दूसरे एटम्स के साथ लिंक करता है तो वो कैसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, वो करता है कैटिनेशन की प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन दूसरे एटम से अटैच हो गया, लिंक हो गया, ठीक है, फिर और दूसरे एटम से कुछ भी हो सकता है, नॉट ओनली कार्बन, इट कैन अटैच टू वेरियस अदर एलिमेंट्स, एटम्स एज वेल। तो देखो जब भी कार्बन लिंक कर रहे दूसरे किसी एटम के साथ, एलिमेंट के साथ, तो देखो यहां पे क्या बना रहे, चेन जैसा, इट कीप्स ऑन फॉर्मिंग चेन, लिंक करता रहेगा, ये इससे ज्वाइंट होगा, फिर ये इससे ज्वाइंट होगा, ये इससे ज्वाइंट होगा, तो एक लिंक बन जाता है, एक चेन जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि कार्बन के पास कैटिनेशन करने की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ताकि कैटिनेशन करके वो क्या बना सकते हैं, बहुत सारे लार्ज कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे कि देखो कार्बन ने क्या किया, Cl के साथ देखो
लिंक कर लिया, तो इससे नया क्या बन गया, CCl4। ठीक है, फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं कि कार्बन क्या करता है, ये देखो कार्बन कैन फॉर्म दिस। ठीक है, फिर दूसरे एटम के साथ लिंक किया कार्बन ने, देखो चेन जैसे कुछ बना लिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है, इट इज गोइंग टू एग्जिबिट कैटिनेशन। ये देखो लिंकेज करके कैटिनेशन बना, लार्ज कंपाउंड्स बना लिए इसने। समझ में आई बात? आगे देखेंगे हम। अब मैं बात करूंगी कैटिनेशन, मैंने बता दिया टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, सब जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब है कि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन दो चीजें कर सकता है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बेसिकली मैंने क्या बताया था, 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। अब कार्बन जो है वो एकदम बीच में फंसा हुआ है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि कार्बन जो होता है वो एक छोटा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इजंट इट? तो कार्बन जो होता है वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंडेड रहता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो आउटरमोस्ट शेल पे पूरा कंट्रोल रखता है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देता है। न्यूक्लियस का पूरा कंट्रोल होता है कार्बन के आउटरमोस्ट शेल के ऊपर। तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में इंटरैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक इलेक्ट्रॉन को भी उस आउटरमोस्ट शेल से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन तो होगा ही नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से आ जाएगा 0, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन का आउटरमोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बॉन्डेड है, और न्यूक्लियस किसी भी हालत में एक इलेक्ट्रॉन को भी आउटरमोस्ट शेल से रिलीज नहीं करेगा। तो ये सिचुएशन कार्बन के लिए एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेके आ जाए, तो ऐड करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज होता है, बिकॉज यू नीड टू सप्लाई एनर्जी टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। तो अब ये चीज है कि ठीक है, अगर लूज नहीं कर सकता तो गेन कर लो, गेन भी नहीं करेगा वो। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को आउटरमोस्ट शेल के अंदर ऐड कर दे। क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, इतना ज्यादा झेल नहीं पाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को और उसके अंदर ऐड कर दे। तो अब क्या हो सकता है, कार्बन बोलता है कि मैं ना तो किसी से ले सकता हूं ना किसी से दे सकता हूं। इसीलिए कार्बन किस पे बिलीव करता है? कार्बन बिलीव करता है शेयरिंग पे। तो शेयर करके क्या करता है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दूसरे एटम्स के साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन के साथ कोई 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, तो कार्बन की भी वैलेंसी फुलफिल हो गई, और जो कंबाइन कर रहे हैं उसकी भी। इसका सबसे जबरदस्त एग्जांपल दिखाती हूं मैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है CCl4 का। देखना, कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4। ध्यान से समझना एक एक चीज को। फिर मैंने क्या बोला, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,7। ठीक है, अब देखो कार्बन को भी अपना ऑक्टेट फुलफिल करना है और क्लोरीन को भी। तो अब देखो ध्यान से, कार्बन का बेसिकली जब मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करती हूं तो मेरे पास ये होता है 1 2, ठीक है, 3 4 5 एंड 6, ये हो गया कार्बन का। अब क्लोरीन का एटॉमिक मॉडल अगर हम देखें, यहां देखते हैं हम क्लोरीन को, अगर हम लोग देखें तो देखो क्लोरीन के इनर मोस्ट शेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आउटरमोस्ट शेल 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है उसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो सोचो, अब कार्बन को, ध्यान से मेरी बात सुनना, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। और क्लोरीन को कितने? 1 इलेक्ट्रॉन की। अब देखो कैसे ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन और कैसे इनके बीच में बॉन्ड बनेगा।
तो मैंने बोला CCl4, CCl4 का मतलब क्या होता है, कार्बन जो होता है वो 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो देखो 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब देखो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक चीज को ध्यान से देखना, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4, ये हो गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो जब मैं इसकी बात करती हूं क्लोरीन की, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो कैसे शेयरिंग होती है इनके बीच में। अब देखो CCl4 मतलब कार्बन को बॉन्ड बनाना है कितने क्लोरीन के साथ, 4 क्लोरीन के साथ। तो देखो अब क्या होता है, यहां देखो बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड। तो ये देखो ये कार्बन क्लोरीन के इसके साथ बॉन्ड कर लेता है, ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये, ध्यान से देखो एक एक चीज को, इसका मतलब होता है ये कि ये जो है यहां देखो ये, ठीक है, फिर यहां देखो ये, फिर एक एक देखते चलेंगे, फिर यहां ये और यहां ये। अब देखो कि कार्बन ने जब शेयर किया, तो देखो यहां पे कार्बन की वैलेंसी चेक करो, देखो कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड। अब क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे क्लोरीन ने अपनी वैलेंसी फुलफिल कर ली है। ठीक है, इस वाले को भी देखो, क्लोरीन को, क्लोरीन के पास देखो अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पे भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन भी खुश, क्लोरीन भी खुश, बढ़िया तरीके से बॉन्ड बनाया और बढ़िया तरीके से एक CCl4 को कंप्लीटली कंपाउंड बन चुका है यहाँ पे। तो देखा, तो कार्बन किस पे बिलीव करता है, कार्बन बोलता है शेयरिंग कर लेते बढ़िया है, क्योंकि ना तो मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं ना किसी से ले सकता हूं, बट शेयर करके तो मैं बहुत जबरदस्त बॉन्ड बना सकता हूं। इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन करने की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो शेयरिंग में बिलीव करते हैं, तो कैटिनेशन करके नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। दूसरी चीज है कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है, तो इसीलिए वो और किसी भी एटम्स या एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है कि कार्बन के पास कैटिनेशन करने की प्रॉपर्टी होती है और दूसरा कार्बन के पास टेट्रावैलेंट नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। अब हम लोग धीरे धीरे हमने देख लिया है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड बनता है कि जब भी शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग डेफिनेटली जरूरी है टू मेक अ बॉन्ड। अगर हम किसी इंसान के साथ बॉन्ड बनाते हैं, किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं, बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या होता है, हमारे पास एक बॉन्ड की जरूरत होती है। और वो बॉन्ड कब आता है, बॉन्ड आता है जब हम कोई चीज को शेयर करते हैं। व्हेन यू शेयर समथिंग इन कॉमन देन यू मेक गुड बॉन्ड्स। तभी तो हमारे कोई बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्यों होते हैं हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि शायद उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स एक है, हम और मैं और मेरी फ्रेंड वी आर सेम। कैसे कि मुझे जो इंसान पसंद है उसको भी वो इंसान पसंद है, मुझे जो चीज पसंद है खाने में उसको भी वो पसंद है, तो कुछ तो कॉमन है हमारे बीच में, तभी तो हम एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। और वो बॉन्ड होता है कब होता है, जब हमारे पास शेयरिंग होती है। तो सिमिलरली
जब भी हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी हमारे पास बॉन्ड होता है। यहाँ पे शेयरिंग किसकी होती है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है वो होती है कोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड बना सकता है या फिर आयनिक बॉन्ड बना सकता है। अब देखो दो टाइप के बॉन्ड कैसे बनेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली बनता है इक्वल शेयरिंग से। अभी मैं एक एक चीज डिटेल्स में बताऊंगी। इक्वल शेयरिंग से। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो बनता है अनइक्वल शेयरिंग से। अब इक्वल शेयरिंग अनइक्वल शेयरिंग किसके? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अनइक्वल शेयरिंग में भी अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक हम सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने बोला कि सपोज तुम और तुम्हारी सिस्टर, बॉयज के केस में भाई इमेजिन करे, बहन इमेजिन करे, जो भी तुम्हारे सिबलिंग्स है, क्योंकि सिबलिंग से बड़ी एग्जाम्पल है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा नोक झोंक उन्हीं के साथ होती है, ठीक है। शेयर करना, नहीं करना, मारना, पीटना, प्यार से रखना, ये सब हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेट सी बात है। तो सेम चीज होता है कि जब भी आप इक्वली कोई चीज को शेयर करोगे तो बहुत अच्छा बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तुम्हारे बीच में, ठीक है। एंड यू पीपल विल बी यूनाइटेड, एकदम यूनाइटेड रहोगे। बट अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो गया कि मेरे को तो कुछ शेयर ही नहीं करना है, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश, ठीक है। और बॉन्ड तो बने जो बने, बेसिकली क्या होगा कि दे विल बी अ डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो वो डिफरेंस आगे जाके कैसे बॉन्ड पे अफेक्ट करेगा, वो सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कोवैलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल शेयरिंग का मतलब ऐसे समझो कि तुम और तुम्हारा सिबलिंग है, यू एंड योर सिबलिंग, ठीक है। ये तुम हो, ये तुम्हारा सिबलिंग है। सपोज ऐसे डिसाइड होता है कि तुम लोग कभी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, तो सपोज तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से शॉपिंग करनी है। तो तुम्हारा जो सिबलिंग होता है वो डिसाइड करता है कि लेट मी बाय अ पेयर ऑफ जीन्स, और तुम डिसाइड करते हो कि ठीक है, तुम्हारे बीच में एक डिस्कशन हो जाता है कि तू जीन्स खरीद ले, मैं टॉप खरीद लेती हूँ, ठीक है, खरीद लिया। अब क्या होता है कि जब तुम कहीं ओकेशन पे जाते हो तो ऐसा डिसाइड हुआ था तुम्हारे पास ऑलरेडी मॉल में कि जब भी हम कोई ओकेशन पे जाएंगे तू अपनी जीन्स मेरे को देना और मैं तुमको मेरा टॉप शेयर कर लूंगी, तो दोनों हम किसी डिफरेंट ओकेशन में जाए तो हम पहन सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डिसाइड हो गया था कि तुम अपना जीन्स, तुम्हारी सिबलिंग जो है वो अपना पेयर ऑफ जीन्स दे सकता है तुमको, और तुम टॉप दे सकते हो। तो दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, इक्वली शेयर हो गया। तुमने टॉप दे दिया, उसने जीन्स दे दिया, और खुश दोनों, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो दैट टाइप ऑफ अ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने CCl4 की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने CCl4 का बात किया था, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया था कि इक्वली देखो क्लोरीन भी कार्बन से इक्वल शेयरिंग कर रहा है, तो कार्बन भी क्लोरीन से शेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे जबरदस्त तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि इक्वल शेयरिंग होता है। इक्वल शेयरिंग होने की वजह से क्या हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इस केस में ना तो दोनों में से कोई बुरे नहीं है, ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, बिकॉज इक्वली शेयर हो रहा है, तो तुम्हारे पास एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। लेकिन सोचो कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाए कि तुम दोनों में से एक जन मना कर दे कि मैं अपना टॉप नहीं दूंगी, या वो तुम्हारा सिबलिंग मना कर दे कि आई विल नॉट गिव यू माई पेयर ऑफ जीन्स। उस टाइम क्या होगा? उस टाइम होएगा कलेश, लड़ाई झगड़ा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपना स्टफ शेयर करने के लिए रेडी है, सपोज तुम तो अपना टॉप शेयर करने के लिए रेडी हो, तो तुम्हारे ऊपर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम तो बोल रहे हो ठीक है ले। क्यों? क्योंकि ये छोटा है तो इसको तो चाहिए, रो धो के जैसे भी करके ये तो लेके रहेगा तुमसे, और तुम्हारे पेरेंट्स भी बेसिकली यही बोलते हैं ये छोटा है, इसको दे दो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि तुम अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो कि तुमने दिया, पर ये तुम्हारा जो सिबलिंग है ये कैसा बन गया तुम्हारी नजर में? ये बन गया बुरा, क्योंकि ये सिर्फ तुमसे लेने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दो चार्ज डेवलप हो जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। तो अनइक्वल शेयरिंग होने की वजह से क्या हो जाता है? यहाँ पे बन जाता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड,
और वो सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर एग्जिस्ट करता है कोवैलेंट बॉन्ड, वो तो हो जाते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स, और जहां पे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है वो हो जाते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब समझ में आया इलेक्ट्रॉन्स का क्या केस होता है इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग के वजह से। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बोला कि कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स तो हमने समझा कि बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड्स की, अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं, या मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, ठीक है, या फिर मैं इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच की बात करूं, ठीक है, तो ये सब कैसे होता है, क्या होता है, वो हम समझते चलेंगे। तो आइए हम देखते हैं। मैंने क्या बोला, बेसिकली दो टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं हमारे पास, एक होता है कोवैलेंट और एक होता है आयनिक। ध्यान से समझेंगे, पहले हम समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बना। अब देखो बेसिकली जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं ना, वो किसके बीच में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ध्यान से समझना, दोनों में अलग अलग चीज है। आयनिक जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन अ मेटल एंड इन बिटवीन अ नॉन मेटल, लेकिन दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए ये चीज, कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब मैं थोड़ा सा एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मेटल नॉन मेटल, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं। देखो कि मैंने क्या बोला कि मेरे पास होता है, एक होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेने में बिलीफ रखते हैं, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज हमें पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होता है वहां पे कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसीलिए याद रखना नॉन मेटल्स के पास कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज रहता है, बिकॉज नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन करते हैं, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी। अब ऐसी क्या मजबूरी है कि वो उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना पड़ता है। तो याद रखना नॉन मेटल्स जिसके नॉन मेटल्स जिसके आउटरमोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको ऐसे लगता है यार कहीं से मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसीलिए शुरू इधर से लेना, उधर से लेना, इधर से लेना, जैसे भी करके उसको इलेक्ट्रॉन्स लेके रखने हैं ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 6 वाला सोचता है यार मेरे को तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 तो कोई भी दे देगा, तो वो भी चल पड़ता है लेने के लिए, यहां से 2, इधर से कहीं से भी करके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, बढ़िया अपना ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं। 7th वाला बोलते एक ही चाहिए, एक तो किसी से भी ले लूंगा, मेरे को तो कौन ही मना करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो सोचो अगर 5 किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, इसका मतलब है कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। व्हेनेवर यू टेक नेगेटिव चार्ज यू बिकम नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और तुम किसी नेगेटिव चार्ज को लोगे तो डेफिनेट सी बात है तुम्हारे पास भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। 6 वाला कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस पे आ जाएगा -2 का चार्ज, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो -1। तो नॉन मेटल्स आर ऑल दोज विच आर गोइंग टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑन देमसेल्व्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। वेरियस मेटल्स की जब मैं बात करती हूँ तो मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, मेटल्स देने में यकीन रखते हैं, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, दे देते हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते। तो जब भी मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे वो छुटकारा पा रहे नेगेटिव चार्ज से, तो जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज से छुटकारा पाते हैं उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो वी कैन से मेटल्स बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है लूज करते, लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब
समझ में आई? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा कि आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली एग्जिस्ट करेगा दो नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है। इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन बिटवीन टू नॉन मेटल्स। और वो दो नॉन मेटल्स कैसे हो सकते? दे कैन हैविंग 5, ठीक है, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है। यहां तक समझ में आई? उसके बाद देखो, जब भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया ये पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होके तभी तो एक बॉन्ड बनेगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से कैसा बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आई बात? अब देखो आगे जब मैं इसकी बात करती हूं तो मैं एक बात बताती हूं यहां पे कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं बेसिकली उनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, दे आर गोइंग टू हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। क्यों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चले कि कहां पे ज्यादा कहां पे कम? तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके बीच में होते हैं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो व्हेनेवर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो उस केस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाते हैं। क्यों कम हो जाते हैं? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। वीक है का मतलब है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड। तो एज अ रिजल्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आई? फिर मैं बात करती हूं इसके कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, वो पोर कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर कंडक्टर्स। पोर कंडक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया था कि इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होते, क्योंकि जब इक्वल शेयरिंग कर रही है, ना कोई बुरा और ना कोई अच्छा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सोचो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब क्या? आयंस ही नहीं है। और आयंस नहीं है तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई भी कर देती हूँ तो क्या रहेगा माइग्रेट करने के लिए? कुछ भी रहता ही नहीं है माइग्रेट करने के लिए। तो एज अ रिजल्ट कुछ भी माइग्रेट नहीं करता है और देयर इज नो कंडक्टिविटी। समझ में आ गई बात? ये सारी चीज हो गई कोवैलेंट कंपाउंड की। क्या बोला था एक बार से रिकॉल करते? कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेने में बिलीव रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। जब भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शेयर्ड तो बनता है सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे तो बन रहा है डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे तो बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड। जब भी मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द बॉन्ड। और अगर एनर्जी कम चाहिए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। फिर अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी की बात करूं तो इट इज अ पोर कंडक्टर। पोर कंडक्टर का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनके अंदर आयंस तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो even if you apply electric field over it, what will happen? There is nothing to migrate towards the opposite poles. और अगर migrate करने के लिए कुछ है ही नहीं तो there will be no conductivity of electricity. समझ में आई बात? आइए चलते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो आयनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास, आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग होने की वजह से मैंने क्या बोला? एक तो बन जाता है अच्छा और एक बन जाता है बुरा। इट मींस अच्छा का मतलब क्या होता है? जो दे देता है। कौन दे देता है? मेटल हमेशा देने में यकीन रखता है। और आयनिक जो कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है?
जो लेने में यकीन रखते हैं, और वो कौन होते हैं? नॉन मेटल। तो एक चीज हमारी बिल्कुल क्लियर है कि जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है? इट इज गोइंग टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स, क्योंकि मेटल दे रहा है तो वो अच्छा है, पॉजिटिव चार्ज है, और नॉन मेटल जो कि ले रहा है हमेशा उसमें क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, एक दे रहा है और एक सिर्फ ले ही रहा है, तो इक्वल शेयरिंग तो है ही नहीं, अनइक्वल शेयरिंग है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बनता है हमारा आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो ये है कि जब भी मैं आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होती है? बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, याद रखना द बॉन्ड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अगर बॉन्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है तो डेफिनेट सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई रहेगी। ठीक है, फिर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो अभी अभी मैंने बोला कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या होता है? हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहते हैं। तो आयंस रहने की वजह से अगर मैं यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करती हूँ तो क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से ये आयंस जो होते हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करते हैं, और अगर माइग्रेट करते हैं तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी तो शो करेगा। समझ में आई? इसीलिए दिमाग के अंदर ये कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर कैसा बॉन्ड है, आयनिक के अंदर कैसा, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्योंकि केमिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, कहां से कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो पता तो होना चाहिए ना कि कैसा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो गई उसके अंदर, तो पता रहना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है कि आयनिक। तो आई होप इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज जो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही। कोवैलेंट कंपाउंड्स की वजह से हमारे पास दो टाइप के और कंपाउंड्स जनरेट हो सकते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, अब देखो पोलर एंड नॉन पोलर की जब मैं बात करती हूं तो नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, व्हेन देयर इज नो चार्ज डिफरेंस। ठीक है, याद रखना, नो चार्ज डिफरेंस। नो चार्ज डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव का बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यू डू नॉट हैव पॉजिटिव नेगेटिव। नो चार्ज डिफरेंस का मतलब है हमारे पास कैसे कंपाउंड्स बनेंगे? नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, और पोलर का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज चार्ज डिफरेंस, मतलब पॉजिटिव, जहां पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव का डेवलपमेंट होता है, जब भी देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या हो जाता है? पोलर कंपाउंड। तो डेफिनेट सी बात है, नो चार्ज डिफरेंस कब आता है? जब इक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है, इक्वल शेयरिंग है तो कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, तो नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाता तो वो कैसे कंपाउंड्स हो जाते हैं? वो हो जाते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स। लेकिन पोलर कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको कोई एक स्पीशी खींचना चाहता है, छीनना चाहता है, और वो दूसरा स्पीशी मजबूर होके, बेचारा सा होके, उसको कोई ऑप्शन नहीं रहता तो उसको देना ही पड़ता है। तो उस चीज में क्या हो जाता है? चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो चार्ज डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। तो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पोलर कंपाउंड्स। तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि विच कंपाउंड इज पोलर एंड विच वन इज नॉन पोलर। ठीक है, इसीलिए मैंने इसी के अंदर ये चीज को ऐड करवा दी ताकि आगे जाके हमें किसी चीज की दिक्कत ना आए। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, ये था हमारा पूरा बेसिक जो लेवल है पूरा उसको हमने टच किया है, ताकि अब जब मैं अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टेप करूं तो यू कैन लिंक वट एवर आई हैव टॉट। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब मैं स्टार्ट करती हूं तो बेसिकली हमें ये चीज पता है
कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज गोइंग टू डील विद कार्बन एंड इट्स प्रोडक्ट्स. इसीलिए मैंने कार्बन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अब देखो जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्या सकती हूं मैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट कैन आई से, आई कैन से द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry dealing with carbon compounds, या फिर मैं ये बोल दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, सिंपल तरीके से. ठीक है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दिया. अब देखो जब भी मैं बात करती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कार्बन कंपाउंड्स की बात करती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड्स की बात करती हूँ, इसका मतलब क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं विच कंटेन्स कार्बन. अब देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनके कुछ सोर्सेज हो सकते हैं. ठीक है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कि हमें कार्बन कहाँ से मिल सकते हैं. हमें कार्बन मिल सकते हैं प्लांट से, हमें कार्बन मिल सकता है एनिमल से, हमें कार्बन मिल सकता है कोल से, पेट्रोलियम से. ठीक है, कहाँ से मिल सकता है, कोल से मिल सकता है, देखा ही हमने. ठीक है, व्हेनेवर यू बर्न इट. ठीक है, यहाँ से मिल सकता है, ये हमें मिल सकता है पेट्रोलियम से. अगर हम लोग फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस करते हैं तो हमें मिल सकता है फर्मेंटेशन से. ठीक है, फिर यू कैन गेट इट फ्रॉम वुड एंड मेनी अदर थिंग्स. क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली वी डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो पता होना चाहिए कि सोर्सेस क्या रहते हैं. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बात करी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के कंपाउंड से डील करते हैं, तो हम केमिस्ट्री में बेसिकली 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं केमिस्ट्री को. ठीक है, बेसिकली 3 होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पता चल गया, इट इज गोइंग टू डील विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डिफरेंट है वो चीज को भी हम लोगों को समझना जरूरी है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीज क्या होती है, इट इज गोइंग टू रिक्वायर कार्बन. लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की कोई जरूरत है ही नहीं. जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो होता है इट इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट एसेंशियल रोल. लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का कोई एसेंशियल रोल नहीं होता है. सल्यूबिलिटी की बात करती हूँ तो बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर एट ऑल. किसी भी कंडीशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते. लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो जनरली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. डिसॉल्व होके वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. जब भी मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करती हूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना वो सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो सकते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब इट कैन बी अल्कोहल, बेंजीन, कुछ भी. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते. ठीक है, यहां तक समझ में आई बात. अब देखो मैंने क्या बोला कि हाउ इज इट डिफरेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है. सबसे पहली चीज है, इसको ऐसे देखो. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता होना चाहिए बिकॉज हम बेसिक्स पढ़ रहे तो पता होना चाहिए. मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सबसे पहली चीज है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कार्बन इज एसेंशियल. ठीक है, इसके अंदर कार्बन इज नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है कार्बन का होना, कार्बन इज नॉन इसेंशियल. ठीक है, दूसरी चीज है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, ऐसे बोलो, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन डिसॉल्व इन वाटर. ठीक है, थर्ड थिंग जो मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकती हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in organic solvents. ठीक है, लेकिन यहां जब मैं बात करती हूं तो मैं ये बोल सकती हूं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आर insoluble in
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होंगे इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो लो होती है, और जनरली जब भी मैं हीट करती हूँ इट कैन डिकम्पोज इजीली, ठीक है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड इजीली डिसोसिएट नहीं करते, ठीक है। अगर मैं कंबस्टिबिलिटी की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, इजीली दे आर इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, जल्दी से आग पकड़ सकते हैं, दे कैन कैच फायर इजीली। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये कैसे होता है, इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, कैच फायर इजीली, ठीक है। और यहां पे मैं ये बोल सकती हूँ आर नॉट इनफ्लेमेबल, दैट इज दे डू नॉट बर्न इजीली, बर्न इजीली। समझ में आई बात। फिर अगर मैं कंडक्टिविटी बॉन्डिंग की बात करती हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैसा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए मैंने बता दिया था कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आई चीज। उसके बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर क्या रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, आयनिक बॉन्ड रहता है, जिसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसके अंदर आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। आइसोमेरिज्म मतलब आगे हम पूरा पढ़ेंगे आइसोमर का फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, दे डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, इनके अंदर आइसोमेरिज्म नहीं होता है, आइसोमेरिज्म नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताओ क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना इनके पास वेल डिफाइंड कलर एंड स्मेल होता है, दे हैव कलर एंड ओडोर। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब हम लोग देखते हैं तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं एंड ओडोरलेस होते हैं, उनके पास कोई कलर वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहां तक समझ में वापस से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बेसिकली। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से कैसे डिफरेंट है, पहली बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी होते हैं दे आर गोइंग टू हैव कलर एंड ओडोर, इनके पास एक अच्छा कलर होगा, वेल डिफाइंड कलर होगा, एंड दे हैव ओडोर एज वेल। इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं, बेसिकली कलरलेस होते हैं एंड ओडोरलेस होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कार्बन इज वेरी वेरी एसेंशियल, इनऑर्गेनिक में कार्बन इज नॉन एसेंशियल। जरूरी नहीं है कि कार्बन लेना ही पड़े, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कार्बन के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है, ठीक है। सेकेंड थिंग है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व होके बेसिकली दे कैन ब्रेक इनटू आयंस। थर्ड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर किसी में डिसॉल्व होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर होंगे, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। जब मैं बात करती हूँ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है। क्यों होती है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसके केस में लो होती है, कोवैलेंट कंपाउंड्स के अंदर। कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, मैंने बताया था कि जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग हो गई, वो हो गया कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इट इज गोइंग टू हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो कम एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। तो इफ लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो उस केस में क्या होता है, हम जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है, बिकॉज इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं आयनिक बॉन्ड्स, और आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेक दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो वो बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाती है।
फिर अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करती हूँ तो इनफ्लेमेबल होते हैं। इनफ्लेमेबल मतलब इजीली दे कैन कैच फायर, ठीक है, क्योंकि कार्बन के अंदर कंबशन की प्रॉपर्टी होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हम कार्बन ही पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो कार्बन इजीली कंबशन कर सकता है, तो दैट इज व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे कैन कैच फायर इजीली। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन होता ही नहीं है, तो दे आर इनफ्लेमेबल या फिर दे आर नॉट गोइंग टू कैच फायर इजीली, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, सब पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक बॉन्डिंग तो होती है, ठीक है, और याद रखना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे डिफरेंट है, या फिर और हाउ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है समझने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट कि ठीक है सिलेबस में मेंशन्ड है तो लर्न कर लो, रट लो। कंसेप्ट नाम की भी एक चीज होती है, तो उस कंसेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर रखना चाहिए कि जब भी हमारे पास आए कि कैसे पता चलेगा तुमको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक, तो पता होना चाहिए सारा जो मैंने एक्सप्लेन किया, इससे तुम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे डिफरेंट है, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात। अब देखो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के थ्री वेज यू कैन रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 3 तरीके हमारे पास। एक है हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीटली ड्रॉ करो, कंप्लीट स्ट्रक्चर। एक हमारे पास है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, मतलब जो भी स्ट्रक्चर तुम ड्रॉ करो उसको एक शॉर्ट वे में ड्रॉ करो। कंडेंस मतलब शॉर्ट, स्मॉल, इन अ स्मॉल मैनर यू हैव टू ड्रॉ। एंड एक होता है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन का मतलब तो हमें समझ में आता है कि सिर्फ लाइन से हम लोगों को किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। देखो यहीं पे देख लेते हम लोग। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूं इथेन का, ठीक है। इथेन को कैसे ड्रॉ कर सकते, इथेन का मतलब होता है 2 कार्बन। तो देखो हर एक बॉन्ड को मैंने क्लियरली शो किया है, ओपनली, ठीक है। मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर। या एक और देख लेते हैं हम लोग, सपोज इसी का ले लेते हैं, इथीन। इथीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो गया कुछ ऐसे, तो देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आई। अब कंडेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, इसको लिख सकते हो सी के साथ कितने हाइड्रोजन, H3, ठीक है। यहां पे भी देखो C है और H3 है, तो ये हो गया हम लोगों का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इथीन को कैसे लिख सकते हो, CH2 और फिर डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गया हम लोगों का कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल फॉर्म। समझ में आई बात यहां तक। अब देखो फिर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा। कंडेंस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, हमने ये देखा कि जैसे कि अगर इसका ये तो हमारे पास था कंप्लीट स्ट्रक्चर, अगर मैं बोलूं कि इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, यूल राइट इट एज CH3, ठीक है। ये हो गया इथेन का केस, ठीक है। फिर मैंने बोला कि इसका बेसिकली इसका कंडेंस स्ट्रक्चर लिखो, तो इसका कंडेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया कंडेंस स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, तुमको सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि समथिंग लाइक दिस, देखो CH3, ठीक है, CH3, इसको हमने लाइन से ऐसे लिखा, इसका सॉरी CH2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी को भी ध्यान में रखना, CH2, ठीक है। अब देखो इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो देखो सिर्फ बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने बोला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, CH2 और यस, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ऐसे। देखो
मैं कुछ भी लिख नहीं रही हूं, मैं सिर्फ लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो दिस इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला, 3 टाइप के रिप्रेजेंटेशन है। कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें पूरा कंप्लीटली एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, कंडेंस स्ट्रक्चर मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, और बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है, यू हैव टू ड्रॉ ओनली द बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ लाइन। ठीक है, उसी को हम लोग बोल देते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आगे चलेंगे हम। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली जब भी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करती हूँ, आई क्लासिफाई इट अंडर 2 कैटेगरीज। एक हमारे पास होता है साइक्लिक और एक होता है हमारे पास एसाइक्लिक। ठीक है, 2 फॉर्म्स में पढ़ते हैं हम लोग, साइक्लिक और एसाइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, साइक्लिक फॉर्म का मतलब होता है क्लोज्ड और रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, और एसाइक्लिक का मतलब क्या होता है हमारे पास, एसाइक्लिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना एक एक चीज को। फिर मैंने क्या बोला, जो ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोसाइक्लिक और एक हो सकता है हिटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, मतलब इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है हम लोगों का एलिसाइक्लिक और एक हो सकता है हमारा एरोमेटिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक का मतलब एरोमेटिक के अंदर 2 हो सकते हैं, इट कैन बी बेंजीनॉइड और एक हो सकता है नॉन बेंजीनॉइड। वापस से देखेंगे एक बार, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 पार्ट्स में पड़ते हैं, आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि दे आर रिंग कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है कि कार्बन एटम्स के अलावा कुछ और एटम्स भी उसके अंदर प्रेजेंट है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक हो सकता है बेंजीनॉइड और एक हो सकता है नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसको पढ़ेंगे हम लोग, ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ए साइक्लिक। ओपन चेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो ओपन होते हैं। इसका मतलब है जो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। चेन तो ऑब्वियसली फॉर्म होगा, तो इट कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, इट कैन बी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स। तो ओपन चेन्स का मतलब होता है, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। ओपन चेन का मतलब होता है समथिंग लाइक दिस, जैसे कि मैंने बोला ये, ठीक है, ये देखो ओपन स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का। ठीक है, फिर सपोज मैंने बोला समथिंग लाइक दिस, ये मैंने ले लिया किसका स्ट्रक्चर, इथेन का। ठीक है, तो ये सब ओपन स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, फिर मैंने एक लिया कुछ ऐसा, ये देखो, ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रांच फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो जब भी कोई ओपन चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ओपन चेन और एसाइक्लिक। या फिर कुछ ऐसा भी ले सकते हो कि अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज मैंने बोला ये, मैंने इसके साथ NH2 अटैच कर दिया, कुछ भी COOH अटैच कर दिया, CHO अटैच कर दिया, तो ये सारे कैसे है, चेन के फॉर्म में है, ओपन स्ट्रक्चर्स है, दे आर नॉट फॉर्मिंग रिंग्स, तो दे आर नोन एज ओपन चेन या फिर ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्लोज चेन का मतलब क्या होता है, इट इज गोइंग टू फॉर्म चेन लाइक स्ट्रक्चर्स। एक तो हो गया ओपन और एक हो गया क्लोज। ठीक है, तो क्लोज चेन का मतलब क्या होता है कि क्लोज चेन में हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी है। क्या पढ़ी थी, एक मैंने बोला इट कैन बी कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब होता है उस रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और एक हो सकता है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, इसमें देखो, इसमें बेसिकली हम मैंने बोला कि 2 बेसिक चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। एक हम पढ़ सकते हैं
साइक्लिक, और एक हम पढ़ सकते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब ध्यान से समझना, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एक बात याद रखना, सबसे पहली चीज है कि रिंग चेन बनाने के लिए मिनिमम कितने एटम्स चाहिए हम लोगों को? 3। हाउ मेनी? 3 एटम्स की जरूरत होती है। जैसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, CH2 CH2 CH2, ये किसका स्ट्रक्चर है? साइकिल चेन के फॉर्म में, तो वी ऐड द वर्ड साइक्लो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये सब नोमेनक्लेचर में मैं पढ़ाऊंगी कि कैसे करना है इसको, ठीक है। फिर एक मैंने ए साइक्लिक का ये बोला कि बेसिकली इसमें देख लेते हैं हम लोग, इजी रहेगा, ठीक है। एली साइक्लिक में मैंने क्या बोला कि इट इज गोइंग टू हैव मिनिमम 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। बेसिकली मैंने बोला CH2 3 तो चाहिए, क्योंकि देखो अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से तो रिंग बनाना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? ये हो गया साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। फिर मैंने बोला कि सपोज समथिंग इज लाइक दिस। अभी देखो ये है तो साइकिल, तो मैं क्या वर्ड ऐड करूंगी? साइक्लो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, सो पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये सब नोमेनक्लेचर में मैं पढ़ाऊंगी अच्छे से। फिर एक और ले लेते एग्जांपल। ये देखो ये कैसा है कि कितने मेंबर रिंग है? रिंग है इसके अंदर 6 मेंबर, तो इसका नाम हो जाता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? मिनिमम 3 कार्बन एटम्स चाहिए होते हैं हम लोगों को इस टाइप के रिंग बनाने के लिए। फिर आ सकता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। याद रखना, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसको बेंजीन रिंग से अटैच होना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट। अगर किसी के कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो बेंजीन रिंग शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंट हो गया तो वो कंपाउंड एरोमेटिक तो हो ही जाएगा। अब बेंजीन क्या होता है उसको समझो पहले, कैसे पता चलेगा कि बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, इंपॉर्टेंट है बेंजीन बहुत ज्यादा। सबसे पहले बात है बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होने चाहिए? 6 कार्बन। तो मैंने 6 कार्बन लिया। देखो मैं कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, याद रखना बेंजीन के अंदर 6 कार्बन, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है कि डबल बॉन्ड ऑन ऑल्टरनेट पोजीशन। डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कहां पे? ऑल्टरनेट पोजीशन पे, या यहां प्रेजेंट होगा। देन इसके ऑल्टरनेट पोजीशन ये है, इसकी ऑल्टरनेट पोजीशन ये है। उसके बाद मैंने क्या बोला? कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि कार्बन की वैलेंसी चेक करो। दिस कार्बन 1 2 3, इसकी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए एक हाइड्रोजन। सिमिलरली यहां पे भी एक हाइड्रोजन अटैच करना पड़ेगा मेरे को, ताकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर किसका? बेंजीन का, ठीक है। अब देखो और क्या क्या हो सकता है कि ये देखो इस बेंजीन के ऊपर, देखो ये हो गया बेंजीन, यहां ही देख लेते चलो। मैंने क्या बोला? ये बेंजीन है, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। अब इस बेंजीन के ऊपर अगर मैंने CH3 अटैच कर दिया, ध्यान से सुनना, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। एंड कीप इन माइंड कि वैलेंसी शुड बी फुलफिल्ड। ये लो, ठीक है। अगर मैंने बेंजीन के ऊपर CH3 अटैच कर दिया तो नाम हो गया टॉलुइन। अगर बेंजीन के ऊपर मैंने OH अटैच कर दिया तो नाम हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH अटैच कर देंगे तो उसका नाम हो जाएगा फिनॉल। और अगर CHO अटैच कर दिया तो उसका नाम हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। कैसे? समझ में आ गई बात? मैंने क्या बोला? ये तो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैंने CH3 अटैच कर दिया, यहां पे H की जगह अगर मैंने CH3 अटैच कर दिया तो नाम हो जाएगा टॉलुइन। अगर इस
H की जगह मैंने अटैच कर दिया OH तो हो जाएगा फिनॉल, और इस H की जगह अगर मैंने CHO अटैच कर दिया तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। ये हो गया हम लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? ये हो गया हम लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि यहां हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कैसे स्ट्रक्चर्स, रिंग स्ट्रक्चर्स है, बट इसमें कार्बन के अलावा भी कुछ और प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये देखो रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये देखो समथिंग लाइक दिस, ये है कुछ हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास ये, तो इसके अंदर अगर मैंने ऑक्सीजन अटैच करा तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो देखो सिर्फ कार्बन प्रेजेंट नहीं है हमारे पास इस रिंग के अंदर और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF। अगर मैंने बोला कि किसी भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर अगर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिया, इसके अंदर अगर मैंने नाइट्रोजन डाल दिया तो मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा पाइरॉल। ठीक है, तो इसका मतलब देखो कार्बन के अलावा और क्या प्रेजेंट है रिंग के अंदर, नाइट्रोजन। तो जब भी कार्बन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर्स कैसे हो जाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। समझ में आई बात? फिर यहाँ पे देखो कुछ अगर ऐसा स्ट्रक्चर मैं देखती हूं जहां पे कार्बन के रिंग के अंदर मेरे पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो जाता है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, प्यूरेन। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? तो आई होप ये सब चीजें हमारे दिमाग में एब्सोल्युटली क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहां तक की जो वीडियो है प्लीज उसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझे, कोई भी डाउट्स हो प्लीज लेट मी नो, और हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर विथ वॉट एवर आई हैव टॉट। ठीक है, अब देखो एक बार हम लोग फटाफट से ब्रश कर लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। आज की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बेसिकली मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कार्बन के बारे में, तो कार्बन का पूरा मैंने बताया था, कार्बन दो स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। ठीक है, सबसे पहले मैंने बात की थी कंबाइंड स्टेट की, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइम, मार्बल, चॉक, ठीक है, मैग्नेसाइट के फॉर्म में, डोलामाइट के फॉर्म में, कैलेमाइन के फॉर्म में। लिक्विड स्टेट में पेट्रोलियम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। पेट्रोलियम के अंदर क्या आता है, पेट्रोल, डीजल और ग्रीस। और गैसियस स्टेट में बेसिकली सबसे कॉमन है एयर। एयर के अंदर कार्बन किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, विच इज 0.03%। ठीक है, फिर इट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, मार्श गैस, पेट्रोलियम गैस एंड कोल गैस। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद मैंने बोला था कि फ्री स्टेट के अंदर कार्बन जब भी एग्जिस्ट करता है तो इट इज गोइंग टू फॉर्म एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मैंने तीन चीजों को डिस्क्राइब किया, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्यूलरीन्स। डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट एलिमेंट होता है। क्यों हार्डेस्ट होता है, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वी कैन नॉट ब्रेक दैट बॉन्ड, और अगर वो बॉन्ड नहीं टूटेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आ सकते। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आ सकते तो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम अप्लाई भी कर देते तो भी कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। इसीलिए बोलते हैं डायमंड जो होता है वो बहुत ज्यादा पोर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड को जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आएगा CO2। ठीक है, फिर ग्रेफाइट की बात करी मैंने। ग्रेफाइट जो होता है वो नेचुरली ऑकरिंग नहीं होता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस में प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, कोक लेते हैं, लिटिल बिट ऑफ सैंड लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड लेते हैं और उसको एक फर्नेस में डाल के हीट करते हैं। हीट करने की वजह से हमको ग्रेफाइट मिल जाता है। बेसिकली ग्रेफाइट जो होता है वो डार्क ग्रेइश कलर का होता है, मेटेलिक शाइन होती है, सॉफ्ट टू टच होता है। ग्रेफाइट के अंदर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। और बॉन्ड इजीली ब्रेक होने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ सकते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकता है।
इनसोल्यूबल रहेगा किसी भी कंपाउंड, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, ऑर्डिनरी सॉल्वेंट के अंदर ग्रेफाइट कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो हाई होती है। फ्यूलरीन्स पे चलते, मैंने क्या बोला, फ्यूलरीन्स जो होते हैं 30 to 960 कार्बन एटम से बना हुआ हो सकता है। 30 एटम का भी फ्यूलरीन होता है और 960 एटम्स का भी फ्यूलरीन हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी है कि वो दूसरे किसी केमिकल के साथ मिलके कोई अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है, तो वो नेचर कैसे एग्जिबिट करेगा, वो वर्सेटाइल नेचर एग्जिबिट करेगा। दो प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने इसके अंदर, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ठीक है। उसके बाद कोवैलेंट एंड आयनिक कंपाउंड्स बताया था। कोवैलेंट कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड्स में इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आयनिक में अनइक्वल। बेसिकली कोवैलेंट कंपाउंड्स दो नॉन मेटल्स के बीच में हो सकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी दो नॉन मेटल्स जिसके अंदर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटमोस्ट शेल के अंदर, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 6 है तो 2 और 7 है तो 1, तो वो हमेशा लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि जैसे तैसे मैं लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर होते हैं तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो कोवैलेंट कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है। लो क्यों होती है, बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो वीक होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि बहुत कम एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत होती है, क्योंकि कम एनर्जी में भी बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। तो इसीलिए अगर कम एनर्जी चाहिए तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगी, ठीक है। पोर कंडक्टर्स होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस नहीं रहते हैं। तो अगर आयंस ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद भी माइग्रेशन तो होगा ही नहीं किसी चीज का, ठीक है। फिर मैंने दो चीज और बताई थी इंपॉर्टेंट। एक मैंने बताया था कि पोलर कंपाउंड्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता, मतलब चार्ज डिफरेंस नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं रहता पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का, क्योंकि इक्वल शेयरिंग की वजह से होते हैं। जब भी दो एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग होगी तो चार्ज डिफरेंस नहीं होगा। चार्ज डिफरेंस नहीं होगा तो उस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। और पोलर कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, व्हेन देयर इज अनइक्वल शेयरिंग तो चार्ज डिफरेंस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में मैंने बताया था अनइक्वल शेयरिंग होगी किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के। मेटल हमेशा देने में इंटरेस्टेड रहता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल हमेशा लेने में इंटरेस्टेड होता है तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड रहते हैं। तो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो अगर तुमको उस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो यू नीड टू सप्लाई मोर एनर्जी टू इट, और अगर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे तो डेफिनेट सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसकी बहुत ज्यादा हाई होगी, ठीक है। फिर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करती हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कैन से गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इसकी वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि चार्ज डिफरेंस है। चार्ज डिफरेंस क्यों है, अनइक्वल शेयरिंग है, तो एक बुरा और एक अच्छा, याद रखना इस कंसेप्ट को। बुरा का मतलब है नेगेटिव और अच्छे का मतलब है पॉजिटिव, तो बुरे और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बना है तो इसकी वजह से आयन से अलग अलग, कैसे आयन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी मैं इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हो जाते हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, देयर इज कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की थी कि इट इज बेसिकली द ब्रांच विच इज गोइंग टू डील विद कार्बन कंपाउंड्स। मैंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली वो कंपाउंड्स की बात करते हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, इट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, कोल, पेट्रोलियम, फर्मेंटेशन, वुड, ठीक है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने डिफरेंशिएट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास कलर और स्मेल होती है, दे हैव कलर एंड ओडोर। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इज एसेंशियल, ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इज नॉन इसेंशियल। फिर मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे कैन डिसॉल्व इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं सब में सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होते हैं। अगर मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करती हूँ तो मैं ये क्या बोल सकती हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं होते तो बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। यही एक कारण है कि लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसके अंदर, ठीक है। इनऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इनके अंदर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बोल सकती हूँ इनफ्लेमेबल होते हैं, जल्दी से आग पकड़ लेते हैं क्योंकि कार्बन होता है इनके अंदर, ठीक है, और कार्बन इजीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कंबशन कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ इनफ्लेमेबल होते हैं, कैच फायर इजीली। इनऑर्गेनिक के अंदर तो कार्बन ही नहीं होता है तो कंबशन करने की टेंडेंसी भी कम हो जाती है, इसीलिए दे डू नॉट बर्न इजीली। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं तो आइसोमेरिज्म शो करते हैं और इनऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन तीन टाइप के हो सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसमें एक एक बॉन्ड को, एक एक एटम को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीटली, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चर मतलब उस जब भी हम लोग किसी का फॉर्मूला लिखते हैं, ऐसे दिमाग में रखो, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं, और बॉन्ड लाइन का मतलब है किसी को हम लोग बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप में पढ़े थे, मैंने बोला साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज या रिंग कंपाउंड्स, एसाइक्लिक मतलब ओपन चेन। साइक्लिक में मैंने पढ़ा दिया था तुमको होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, इसका मतलब है इन रिंग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स दो टाइप के हो सकते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक में क्या आ सकते हैं, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड, ठीक है। फिर हेटेरोसाइक्लिक में मैंने ये बताया था कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन एटम कुछ और भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओपन चेन और एसाइक्लिक का मतलब मैंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन्स, ठीक है। क्लोज चेन में मैंने दो बताया था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, मिनिमम एक रिंग बनाने के लिए हम लोगों को कितने कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन एटम से रिंग बनाना पॉसिबल नहीं है। तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में मैंने 3 कार्बन एटम से रिंग बनाई, तो साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे 5 से साइक्लोपेंटेन और यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। समझ में आई बात। एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने क्या बोला, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए उसके अंदर बेंजीन रिंग होना चाहिए। अब बेंजीन रिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग का मतलब होता है 6 कार्बन एंड डबल बॉन्ड्स ऑन ऑल्टरनेट पोजीशन। फिर मैंने एक चीज ये बताई थी कि बेंजीन के अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग CH3 से रिप्रेजेंट कर दे तो बेंजीन पे क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग पे CH3 का मतलब क्या होता है, टोलुइन, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैंने हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैंने उस H को रिप्रेजेंट कर दिया CHO से तो वो हो गया बेंजाल्डिहाइड। फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम कार्बन अगर हमारे रिंग के अंदर कुछ और भी प्रेजेंट हो जाता है, जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख सकते हो कार्बन के अलावा हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, तो दीज आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है। ये देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पायरोल का। इसके अंदर देखो अपार्ट फ्रॉम कार्बन एटम्स नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है एक रिंग के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का फ्यूरेन। फ्यूरेन का स्ट्रक्चर कैसा हो गया हमारे पास, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और प्लीज जब भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो कीप इन माइंड द वैलेंसीज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग पूरे डेप्थ में स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप के होते हैं,
सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में वो है नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की ये क्लास हम यहां तक रखते हैं। आई होप ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो आप लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है। प्लीज गो थ्रू द वीडियो अगेन, नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड रहेंगे, तो नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंसेप्ट्स पे वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी, ठीक है। और मैंने हर एक चीज बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you all and have a great day ahead.